नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। यूपी में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए हर प्रयास कर रही है। सरकार ने अब प्राइवेट वाहनों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब प्रदेश में प्राइवेट वाहन आधी क्षमता से ही सवारी लेकर चल सकेंगे। कहना की नगरी मथुरा में भी कोरोना बेकाबू है। बीते 24 घंटे में 215 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ जनपद में संक्रमितों का आंकड़ा 16,521 पर जा पहुंचा है, जिनमें से 13,153 मरीज ठीक होकर घर जा पहुंचे हैं और अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जनपद में 3,183 एक्टिव केस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए फटकार लगाई और कहा कि हमें कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर न किया जाए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सिस्टम नहीं, सरकार का नेतृत्व फेल हुआ है। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में कोरोना जैसे लक्षणों के चलते एक हफ्ते में 1 या 2 नहीं बल्कि 17 लोगों ने दम तोड़ दिया। न ही उनकी टेस्टिंग हुई और न ही सही इलाज मिल पाया। इस पूरे मामले पर अधिकारी मौन हैं। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे विजेंद्र मावी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विजेंद्र मावी जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल का पदाधिकारी भी रह चुका है। मथुरा की गोवर्धन पुलिस की मुस्तैदी ने 3 साल के मासूम बच्चे को कुछ ही देर में खोज निकाला और बच्चे की मां को सौंप दिया, जिस पर बच्चे के परिवार वालों ने पुलिस के काम की तारीफ की। कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जहां किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह से बाहर घूमना या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित रखा गया है, वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रही है। जानकारी के मुताबिक एक महिला रूबी, जिसका बेटा ऋषभ उम्र 3 साल, बिना बताए घर से खाना खाकर सुबह 11 बजे खेलते खेलते निकल आया। कुछ देर बाद जब ऋषभ की मां को अपना बेटा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने आनंद फानंद में आसपास उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन बेटा नहीं मिला। जिसके बाद में थाना गोवर्धन में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद गोवर्धन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को खोज निकाला। बच्चे के मिलने के बाद परिवार में खुशी का आलम था। ये 11 बजे तक आया था। बच्चे को ढूंढ लिया, पूरे परकम्मा वगैरह में मैं ढूंढ के आया, परेशान हो गए। फिर उसके बाद थाना में रिपोर्ट कर दी। वो कुछ नहीं, ये अपने आप निकल आया था खाना खा के घर से। कौन निकल आया था? क्या नाम है? कैसे निकल आया था? वैसे लेकर आया, डोलते खाए खेलते खेलते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर ये पता ही नहीं चला। फिर टाइम उसके बाद 11 बजे से फिर गायब हो गया। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने में नहीं दी? थाने में दी? उसके बाद क्या हुआ? रिपोर्ट करवा, फिर फोटो दिए। फिर उन्होंने बताया कि कहीं बैठा हुआ है, फोटो दिखा के। फिर आप बाहर किसने बताया कि बैठा हुआ है? मथुरा के गांव अड़िंग में एक चाय का खोखा जलकर राख हो गया, जिससे दिव्यांग को 30,000 का नुकसान हो गया है। गोवर्धन के गांव अड़िंग स्थित बाईपास का है। यहां दिव्यांग रवि ने अपने पेट पालने के लिए एक चाय का खोखा खोल रखा है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता है। लॉकडाउन के कारण खोखा बीते कई दिनों से बंद था। वहीं शुक्रवार की सुबह लगभग 10:30 बजे बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे खोखे में रखा सामान जलकर राख हो गया और उसे 30,000 का नुकसान हो गया। सूचना के बाद भी कोई विद्युत कर्मी वहां पर नहीं पहुंचा। वहीं मौके पर पहुंची अड़िंग पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब तक खोखा पूरी तरह से राख हो चुका था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विद्युत कर्मी समय पर आ जाते तो शायद उनका नुकसान नहीं होता। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत कर्मचारियों पर नाराजगी जताई है। लाइट से लग गई है, बंद कर रहा था, मैं बंद कर दिया मैंने। मैं चल रहा था, पीछे से आग लग गई फोल्डो का। ऊपर जो लैंड को हाँ, बिजली से। तो आपने बिजली विभाग के कर्मचारी फोन नहीं किया लाइट बंद कर किया था, लेकिन उठाया नहीं, उन्होंने सुनवाई नहीं की। आया ही नहीं है कोई अभी तक 1 घंटे से। कितना नुकसान हो गया? लगभग हो गया 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया मेरा, सब पजर गया। ये लॉकडाउन के कारण ये गरीब आदमी है और विकलांग भी है। अपने घर परिवार के लिए इसने राशन के लिए अपना खोखा लगा रखा था बाईपास। बिजली विभाग की कमी के कारण यहाँ फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट में तुरंत आग लग गई है इसके खोखे में। बिजली विभाग पर 2 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ के आग बुझाई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बिजली वीडियो साहब से जब तक आग बुझने तक आई है तब 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। मैं इस वीडियो साहब से दरख्वास्त करता हूँ, बिजली कर्मचारियों को थोड़ा सतर्क करें। बहुत ही निकम्मा सिस्टम है बिजली विभाग। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर विषाक्त पदार्थ देने का आरोप लगाया है। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में रोती बिलखती दिखाई दे रही ये महिला मृतका बेबी की मां और उसके परिजन हैं, जिनका आरोप है कि बेबी को उसके पति
बीती शाम जहर देकर उनके पास छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आज सुबह जब उन्होंने बेबी को जगाने का प्रयास किया तो बेबी नहीं जागी। आनंद फानन में वे बेबी को लेकर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने बेबी की प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब से उन्होंने बेबी की शादी उसके पति विनोद के साथ की, तभी से गोकुल निवासी विनोद मृतका बेबी को परेशान रखता था और बीती रात विनोद जहर देकर बीबी को उनके पास छोड़कर भाग गया। वहीं डॉक्टरों की माने तो मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इसके बाद अब पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भिजवाया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो जहर खवाकर मेरे पास छोड़ गया। कौन? वो मेहमान। कहाँ पे आई थी? गोकुल में। अच्छा, कब छोड़ गया था? वो शाम को छोड़ गया था, भाग गया। फिर मैं हॉस्पिटल आया हूँ, हॉस्पिटल रास्ता में खत्म हो गई। अब क्या करें डॉक्टर? डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अब खत्म हो गई, अब नहीं है। पुलिस आकर करेगी जांच जब तुम अपना। क्या नाम है आपके मेहमान का? विनोद। हाँ जी, एक लड़की हमारे पास सोर्स पे आई है, ब्रॉडेड है, नाम बेबी बताते हैं उसका। बेबी? हाँ जी, हाँ, उनके फादर लेके आए हैं हमारे पास और वो असावटी कोई भट्टा है, वहाँ से उसको लेके आए जी। हाँ जी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने पुलिस को दे दी है और अभी पुलिस आने वाली है। क्या कुछ लग रहा है, कैसे मौत हुई है? वो पोस्टमार्टम के बाद ही, इंक्वायरी के बाद ही पता लग सकता है। फरीदाबाद के साहूपुरा गांव में पंचायती जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। इससे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फरीदाबाद के साहूपुरा गांव में पंचायती जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उस वक्त हमला बोल दिया जब दूसरा पक्ष अपनी मां के साथ खेत में जमीन पर सफाई कर रहा था। घायल पक्ष का कहना है कि उनका मामला पहले सुलझ गया था, लेकिन अचानक दूसरा कथित पक्ष, जो किसी पार्टी से भी नाता रखता है, हथियारों से लैस होकर आया और लाठी डंडों से उनके परिवार पर हमला कर दिया। उनके पास काफी हथियार और बंदूक भी थे, जिसमें उनकी मां को गहरी चोटें आई हैं और वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं आज सुबह अब मम्मी साथ अपने साथ आया था। 3 बच्चे में छोटे छोटे फावड़े, एक कुल्हाड़ी थी जिसकी मैं अपनी सफाई कर रहा था। मैं बड़े बूढ़े ने पाथरा गोबर वगैरह सफाई कर रहे थे अपने यहाँ पे लोट की। उसके बाद हमने तरोड़ी मिट्टी मंगाई थी। उसने दबंग आदमी नैनपाल का नाम ले रहा था, विधायक बीजेपी का जोगेश नाम है, वो लगातार ब्लॉक मेंबर था। हमारी कानून कार्रवाई हुई पहले, जब हमारा समझौता हो गया। लेकिन आज मौजूद उसने अपने 2 लड़के, एक लड़का फौजी है, एक दूसरा छोटा था नहीं था, एक बड़ा अपने खुद डंडा था, रोड फौजी पे रोड थी, उस पर डंडा था छोटे पे, पिताजी पे पिस्टल मारूँ, कारी सी चीज़ ही मेरे पर पिस्टल है, बिंदु है, क्या हथियार था इस पर। उसने आकर मुझे धमकी फमकी, मैं मम्मी के रोड फोड पिस्टल, गोली तो नहीं चलाई इसने, हाँ था हाथ में उसमें। ये थी सबरी कहानी। ये इसने, हम अपनी सफाई कर रहे थे, ये सफाई हम अपनी सफाई कर रहे थे, उसके फिर दबंग आके आदमी आके हम मारा पीटा सब। कितने लोग थे वो जिन्होंने हमला 3 थे सर। किस चीज से हमला किया आप लोगों को? एक रोड थी, एक पिस्टल थी, एक डंडा था सर। वहीं जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनको सूचना मिलने पर वे तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां कुछ जमीनी विवाद के चलते लाठी डंडों से एक पक्ष पर हमला किया गया। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। सर, इसमें पुलिस को सूचना मिली है कि भाई 2 पक्षों का झगड़ा हुआ है। हम यहाँ मौके पे आए, पीड़ित पक्ष को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनका जिन पर जो घायल हुए हैं उनका कुछ कहना था, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, क्या मामला? उनके ओर से ये कहा गया है कि भाई ये पंचायती जमीन है और दूसरे पक्ष इस पर कब्जा करना चाहते हैं, बस इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। कासगंज के सहावर गेट इलाके में एक भैंस की विद्युत खंभे की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पशुपालक को मुआवजा देने की मांग की है। विद्युत खंभे में करंट आने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि पशुपालक बाल बच गया। यह हादसा तबेले में से पशुओं को ले जाते वक्त हुआ। घटना कासगंज कोतवाली क्षेत्र के सहावर गेट इलाके के मोहल्ला नई हवेली की है। बताया जा रहा है कि नई हवेली निवासी नीरज अपने पशुओं को तबेले से निकाल कर ले जा रहा था, तभी रास्ते में लगे HT लाइन के लोहे के खंभे में करंट उतर आया, जिससे भैंस टकरा गई और करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। तब तक पशुपालक कुछ समझ पाता, तब तक भैंस की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विद्युत कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर भैंस पशुपालक को मुआवजा दिलाए जाने की मांग उठाई है। आ रही थी मैं चाचा की, मैं चाची मारी घर से घेरे में बांध आ रही थी भैंस, तो जो लेके आ रही थी लट्ठा की तरह घास है हल्की सी, वहाँ तो चुंगते लट्ठा तो छू गई तो करंट आता लट्ठे में वहीं गिर पड़ी भैंस और इसकी 10वीं बार शिकायत कर दी है, प्रधान जी ने भी कर दी है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लाट कौन सी है? 11,000 की लाने? हाँ 11,000 की लाने जी, दोनों हैं। अच्छा, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये लट्ठा है, गल गया है,
आगे आप क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिक चेंज हो जाए ये वाला, और हमारी भैंस खत्म हो गई है, उसका मुआवजा मिल जाए। मथुरा के जिला अस्पताल में एक्सरे विभाग के कर्मचारियों ने एक्सरे रिपोर्ट के लिए पीड़ित से 5,000 रुपए की मांग कर डाली। पीड़ित ने सीएमओ से शिकायत की है। फौजदारी मामले में एक्सरे रिपोर्ट बनाने के लिए कर्मचारी पर रिश्वत का आरोप लगाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट देने के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी। बता दें कि मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल पर यह रिश्वतखोरी का आरोप पहले भी कर्मचारियों पर लगते रहे हैं और अब की बार मेडिकल रिपोर्ट देने के एवज में 5,000 रुपये रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में जगदीश पुत्र राम सिंह निवासी बाटी थाना वृंदावन ने आरोप लगाते हुए बताया कि 29 अप्रैल की देर रात्रि को उनके परिवार में झगड़ा हो गया था। इसी के चलते मथुरा के जिला अस्पताल में मेडिकल कराया था, जहां शुक्रवार को मेडिकल रिपोर्ट लेने आए तो मेडिकल रिपोर्ट देने के एवज में एक्सरा विभाग में तैनात कर्मचारियों ने 5,000 रुपये की पेशकश की। पीड़ित ने बताया कि हमने रुपए देने से मना कर दिया तो बाद में फ़ोन आया कि 2,000 से ही काम चल जाएगा, जिसकी शिकायत सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता को लिखित में की गई और सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने सीएमएस मुकुंद बंसल के लिए जांच करने के आदेश दिए हैं। मेरे भाई का फौजदारी में पैर टूट गया था, उसका एक्सरे कराया था, उसकी रिपोर्ट लेने आया था। अच्छा, रिपोर्ट में ये कह दी एक्सरे वाले ने इसमें कुछ भी नहीं है और एक्सरे में क्या है, किसकी रिपोर्ट दें। फिर बाद में वो बोले कि हमें 5,000 रुपये दे देना, बाहर चल के डॉक्टर से मत कहना। कौन किसने कहा है? शिवम जो कौन है? जो एक्सरे करता है। मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। फिर बाद में फ़ोन गया था मेरे साले के पास उसका कि भाई राजन, मतलब ये 2,000 दिला दो, हम आपकी रिपोर्ट बना देंगे। ये राजन जिनका फौजदारी में पैर टूट गया था, जो मेरे ही गांव बाटी के हैं, जो थाना वृंदावन के अंतर्गत पड़ता है। मेरे ही पड़ोसी हैं। मैं इनके साथ मेडिकल कराने आया था। मेडिकल भी बहुत मुश्किल हुआ। मेडिकल के लिए भी 1-5 को भगा दिया गया। जब मैं आया तब मेडिकल हुआ और डॉक्टर साहब ने एडवाइस एक्सरे किया था। एक्सरे भी इनका हो गया। एक्सरा जिस दिन हुआ तो यहाँ के जो एक्सरे विभाग में काम करते हैं गौतम और शिवम, गौतम ने कहा कि इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं है इसमें, कोई फिर फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने, गौतम ने एडवाइस किया उसको, शिवम को, अपने साथी को। शिवम ने इनसे 5,000 रुपये की डिमांड की। थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला परचून की दुकान में चोरी की वारदात से जुड़ा हुआ है। बता दें कि थाना हाईवे क्षेत्र के NH2 मंडी गेट के पास एक साल में 5वीं बार परचून की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। हाल ही में चोरी की वारदात में लाखों रुपए का सामान चोर लेकर रफू चक्कर हो लिए। बता दें कि प्रेमचंद्र नाम के युवक की परचून की दुकान थी, जिसमें चोरों ने परचून की दुकान की छत काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला और चोर आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित प्रेमचंद ने थाना हाईवे पुलिस को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। तमाम बंदिशों के बाद भी देश में कोरोना ने तांडव मचा रखा है। वहीं एक और अस्पतालों में बेड नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की भी काफ़ी किल्लत बताई जा रही है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। वहीं डर के चलते लोग ऑक्सीजन की जमाखोरी करने लगे हैं। शहर के ऑक्सीजन प्लांटों पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और हर आदमी पहले ऑक्सीजन लेने की जुगाड़ में है। तो आइए जानते हैं ऑक्सीजन प्लांट के हाल। किसकी तबीयत खराब है घर में, किसके लिए ले जा रहे हैं ये? इसके पापा बीमार हैं, इसके पिताजी बीमार हैं। कहाँ से हो? मथुरा से। दाऊजी से आए यहाँ पे? कितनी देर में मिलाया आपको सिलेंडर? बहुत टाइम लग गया। अपना ही लेके आए या फिर यहाँ से लिया है? ये लेके आए थे। इसको कितने का, मतलब 20,000 रुपये जमा करके सिक्योरिटी इसकी, जब ये मिला हमको, अब यहाँ पैसे दे के भरवाया है, जब ले जा रहे हैं। रुपये में भर गया ये? यहाँ तो आधार कार्ड से, हॉस्पिटल से वो लेते हैं जब भरते हैं। कहाँ से आए? ऑटो से। कितने का मिल गया फिर आपको सिलेंडर? वहाँ तो 1,000 रुपये का मिला था, यहाँ की पता नहीं है अभी। एक सिलेंडर 1,000 रुपये का? हाँ, रिफिल करके दिया था उन्होंने। आप कहाँ से आए?
प्रताप नगर मथुरा। सिलेंडर लेने आए हैं, किसके लिए? पेशेंट के लिए, पापा के लिए। पापा के लिए। कहाँ एडमिट हैं? हाँ एडमिट। कहाँ पर? हॉस्पिटल में, वहीं पे है कि प्राइवेट बाबा मोहना हॉस्पिटल है। कितने दिन से एडमिट है? एडमिट तो अभी 2 दिन से हैं। तो हो गई यहाँ पे बात हो गई? हाँ बात हो गई, कह रहे हैं अभी 5 मिनट लगा दें, पर्ची काट के दे देंगे। कितने रुपए का? वही 1000। 1000 रुपये ले रहे हैं। बताइए कहाँ से आए? मैं जैस से रहने वाला हूँ। हुकम सिंह पंडित मेरा नाम है। पब्लिक जैसे परेशान आती है, पूछते हैं भैया ऑक्सीजन का प्लांट कहाँ पर है, तो उनको प्लांट बताता हूँ। प्लस अगर कोई आदमी की ये कहता है कि हमको गैस नहीं मिल रही तो उसको गैस भी उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में 18 साल से हूँ। और दोनों प्लांट वाले ही बढ़िया आदमी हैं। दोनों जो है पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो रही है, टाइम से गैस मिल पा रही है यहाँ पे। अगर लिक्विड ऊपर से नहीं आता है तो उनकी मजबूरी है, लिक्विड रहते हुए किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं हो रही। अस्पतालों में कैसे मतलब पहुंचाते हैं क्या? अस्पतालों के लिए तो यहाँ इन लोगों की, प्लांट वालों की खुद की गाड़ी लगी हुई है, और एसडीएम साहब और प्रशासन भी पूरी मदद कर रहा है, और गैस को मतलब वहाँ से लाने में भी मुहैया करा रहा है। पूरा प्रशासन साथ है हमारे। लोग मतलब जैसे आपने अभी कहा ना कि लोगों को आप बताते हैं कि यहाँ गैस मिलती है, तो लोगों को कैसे पता चलता है आपके बारे में, कैसे कांटेक्ट करते हैं? इसलिए कांटेक्ट करते हैं कि उन लोगों को सबको पता है कि मैं यहाँ रिफाइनरी पे सप्लाई का काम करता हूँ, गैस की सप्लाई का, ऑक्सीजन गैस का ही। तो इसलिए उन लोगों को सबको पता है कि हुकम सिंह पंडित एक जैत वाले वो मतलब निष्पक्ष आदमी हैं और सबकी मदद करते हैं। इसलिए पब्लिक नाम पता पूछ के पहुँच जाते हैं मेरे पास। मैं यहाँ तक प्लांट तक पहुँचाता हूँ और जो उन लोगों की मदद करता हूँ जितनी मुझसे होती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ अफरा तफरी का भी माहौल है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहे हैं, अपने सिलेंडर भरवा के ले जा रहे हैं। काफ़ी ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान होकर के काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अपना सिलेंडर भरवा के ले जा रहे हैं। मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा के चौक बाज़ार में, जामा मस्जिद के पास। तो जैसा कि आपको पता है, इस बार भी लॉकडाउन के चलते मीठी ईद की खुशियाँ फीकी नज़र आ रही हैं। जहां आज के दिन जुम्मे की नमाज वाले दिन हज़ारों की संख्या में लोग यहां नमाज़ पढ़ा करते थे, वहां आज लॉकडाउन के चलते सन्नाटे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने घर पर रहकर नमाज अदा कर रहे हैं। इस बार किस तरह से, कैसे ईद मनाएंगे आप? इस बार बेटा ईद तो कोई मनाएंगे ही नहीं। क्या खुशी है, कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे सब बच्चे घरों में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ना कोई ईद की खुशी है ना कोई काम है। एक महीना हो गया काम से बैठे हुए, इससे ना अफ्तार इतना होता, ना कोई एक दूसरे से मिलता, ना नमाज़ें पढ़ पाता एक दूसरे से मिलके। सब घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और सब घर में आखिरी जुमा है आज। आखिरी जुमे वाले दिन भी सब घर में ही नमाज अदा करी हैं, आदमियों ने भी औरतों ने भी, हमारे यहाँ ने। और ईद की कोई खुशी नहीं है, ना कोई शॉपिंग है ईद की, ना कोई कपड़े हैं, ना कोई बच्चों के, सब ऐसे ही बन रही है ईद। आप क्या कहना चाहेंगी? ईद पर पहले जैसी खुशी कुछ भी नहीं है। जो पहले उत्साह होता था ना कि ईद आ रही है, वो सब खत्म है, क्योंकि घर में ही सब कुछ हो रहा है हमारा। आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से इस बार ईद मना रहे हैं? वही ईद भी नहीं बन रही है, बाज़ार सब बंद पड़ेंगे, बच्चों की भी खरीदारी कुछ नहीं आई है अभी, ना कोई कपड़े ना कोई खुशी। सब अपने हम भी लॉकडाउन में परेशानी में अपने घर आए हुए हैं। इसलिए कि लॉकडाउन में सब परेशान है, अपने देश को छोड़ छोड़ के अपने घरों पर आए हुए परेशानी में, इसलिए कोई खुशी नहीं। कैसी ईद, किस चीज़ की ईद, क्या में बच्चे परेशान, हम परेशान। लॉकडाउन में मतलब कोई भी कुछ नहीं है, देखभाल कुछ भी नहीं हो पा रही है। अपने वहाँ से छोड़ कर महाराष्ट्र से अपने घर पर आए। आप महाराष्ट्र से आए हो? जी, 15 दिन करीब हो गए। कोरोना इस चेकअप में भी 500 रुपये गए थे, जांच कराई थी उसने। जांच कराई, नेगेटिव आई है? जी, मोबाइल में मैसेज आया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई, तो इनसे पूछते हैं किस तरीके से इस बार ये ईद मना रहे हैं और किस तरीके से खरीदारी जो हो रही है, कैसे हो रही है? इस समय कहाँ ईद, ईद तो अब लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है। ख़रीदारी क्या है, घर में ही सब लोग हैं, बाज़ार सब बंद हैं। पहले ऐसे त्यौहार भी नहीं रहे, ना पहले ऐसी कोई बात रही है, अब नहीं है कोई त्यौहार ना कुछ। और फिर
इतनी परेशानियां हैं, आदमी के पास खुद के लिए तो पैसा है नहीं, खुद के लिए तो पैसा नहीं, कहाँ से त्योहार बनाएगा। हम पूछेंगे सवाल, हमारी जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। और महंगाई तो चली रही है, महंगाई से तो परेशान हैं ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर, सब्जी बेच के बच्चा नहीं पाल रहे हैं। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे